ये आपके दैनिक जागरण की संपादकीय पाठ की क्लास है। और संपादकीय पाठ आपको प्रीलिम्स में, आपके मुख्य परीक्षा में, जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं, या फिर आप लोग एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को यहाँ से मिलती है। और भी कोई आप लोगों का सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं नीचे। समान नागरिक संहिता का अतार्किक विरोध। आजकल यूसीसी समान नागरिक संहिता काफ़ी चर्चा में भी बनी हुई है। संविधान के आप लोगों ने अनुच्छेद 44 को पढ़ा होगा। इसमें क्या कहा गया है? राज्य अपने नागरिकों के लिए भारत के पूरे क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रदान करने का प्रयास करेगा। सबके लिए समान कानून की बात हो रही है। क्रिमिनल कानून में आपने देखा होगा, कोई किसी की हत्या कर दे, कोई किसी को मारे, तो आपने देखा हो एक समान कानून चलता है, उस पर सभी पर लागू होता है। लेकिन जो आप देखिए सिविल मामले होते हैं, जैसे शादी का मामला, बंटवारे का मामला, गोद लेने का मामला, ये अलग अलग धर्मों में, अलग अलग समुदायों में अलग अलग देखने को मिलता था। तो इन सबको एक करने की बात हो रही है। उत्तराखंड कानून ले आया है, इसलिए चर्चा में बना हुआ है। तो अंततः उत्तराखंड के रूप में किसी राज्य ने समान नागरिक संहिता की दिशा में पहल की है। और जैसा कि अनुमान था कि मुस्लिम समुदाय के कुछ नेताओं ने उसका विरोध भी शुरू कर दिया है और उनकी मांग है कि उनके समुदाय को इससे बाहर रखा जाए। जमीयत उलमा ये हिंद के मुखिया मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि मुसलमान शरीयत के खिलाफ कोई कानून स्वीकार नहीं कर सकते हैं। असुद्दीन ओवैसी ने इस कानून को संविधान प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन बताया। देहरादून में स्थानीय स्तर पर भी विरोध हुआ है और ऐसे में आप देखते हैं कि बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत के को मुस्लिम समुदाय की इन आपत्तियों के आगे समर्पण कर देना चाहिए या पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र के व्यापक हितों को प्रोत्साहित करना चाहिए। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विवाद, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार से जुड़े नागरिक कानूनों में समरूपता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार किसी मुसलमान पुरुष की एक ही समय में 4 पत्नियां हो सकती हैं। यह बहुविवाह की स्थिति अनुच्छेद 14 के अंतर्गत मिली विधि के समक्ष समता के अधिकार का उल्लंघन करने के साथ ही महिलाओं की गरिमा पर आघात करती है। यह लैंगिक समानता के मूलभूत सिद्धांत का भी उल्लंघन करती है। इस तरह के टॉपिक में के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दिया करिएगा। और आप लोगों से मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है? आपको अच्छा लगेगा कि आपके घर की महिलाओं के साथ कुछ और नियम कानून जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर कुछ और नियम कानून लागू होते हैं? आपके पड़ोस में किसी और धर्म की जाति की महिला रह रही है, उसके कुछ अधिकार और हैं, उसके नियम कानून उस पर कुछ और लागू होते हैं। या आप देखिए कि आप पर देख लीजिए, आपके लिए कुछ नियम कानून कुछ और ही है, आपके पड़ोसी के लिए कुछ और ही है। तो आप क्या सोचते हैं, एक होना चाहिए या अलग अलग बने रहना चाहिए? और लोग कहते हैं जब एक देश है, एक संविधान है, एक झंडा है, तो एक कानून भी होना चाहिए सबके लिए। उत्तराखंड की बात करें तो देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है, ये उत्तराखंड देखने को मिलेगी। इसकी सीमा नेपाल और चाइना से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगता है। यहाँ विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। अफसोस की बात है कि मुस्लिम समाज के मौजूदा नेताओं का रवैया संविधान सभा के मुस्लिम सदस्यों से कतई अलग नहीं है, जिन्होंने 76 साल पहले भी ऐसी संहिता का मुखर विरोध किया था। तब संविधान सभा बस इतनी व्यवस्था करके रह गई कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करेगी। यह प्रावधान सलाह के स्वरूप में ही था, लेकिन संविधान सभा के मुस्लिम सदस्यों ने पुरजोर विरोध किया और इस मुद्दे पर 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा में तीखी बहस हुई थी। आरंभ में इसे संविधान के अनुच्छेद 35 के रूप में जोड़ने का विचार था, लेकिन बहस के बाद अनुच्छेद 44 के रूप में अस्तित्व में आया था। बहस की शुरुआत करते हुए मोहम्मद इस्माइल साहब ने कहा था कि किसी भी समूह के पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। और ऐसा ही संशोधन रखते हुए महबूब अली बेग साहेब बहादुर ने कहा था कि पर्सनल कानून के पालन का अधिकार एक मूल अधिकार है। उनका दावा था कि यूरोपीय देशों में भी मुस्लिमों को इस प्रकार की रियायत प्रदान की गई है। बी पोकर साहेब बहादुर ने संशोधनों का समर्थन करते हुए उक्त अनुच्छेद को दमनकारी करार दिया और जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता क्योंकि यह मजहबी परंपराओं में हस्तक्षेप करते हुए लोगों की चेतना को कुचलता है। इमाम हुसैन ने भी इस प्रकार के विचार व्यक्त किए थे। नजीरुद्दीन अहमद ने कहा था कि समान नागरिक संहिता संवैधानिक गारंटियों का उल्लंघन करती है और इस प्रकार संविधान सभा के जो अन्य मुस्लिम सदस्य इस मुद्दे पर बोले सभी ने इसका विरोध किया था। के एम मुंशी ने उनकी आपत्तियों का प्रतिकार किया और उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 25 धार्मिक परंपराओं और सामाजिक कल्याण एवं सुधार के आलोक में राज्य को सेकुलर गतिविधि से संबंधित कानून बनाने की अनुमति प्रदान करता है और इसलिए अनुच्छेद 44 सरकार को नागरिक कानूनों में एकरूपता के प्रयास की गुंजाइश प्रदान करता है। संहिता को दमनकारी कहने वाले सदस्यों के दावे पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी मुस्लिम देश में अल्पसंख्यकों के निजी कानूनों को इतना अटल नहीं माना गया।
तुर्की और मिस्र का उदाहरण गिराते हुए उन्होंने कहा कि वहाँ किसी अल्पसंख्यक को ऐसे निजी कानूनों की अनुमति नहीं है, और यहाँ जहाँ तक भारत में खोजा और मेमन जैसे वर्ग भी असंतुष्ट हैं कि उन पर शरीयत कानून थोपा हुआ है। उन्होंने पूछा कि तब अल्पसंख्यकों के अधिकारों का क्या हुआ क्या, और उन्होंने दो टूक कहा कि हम धर्म, पंथ, मजहब को निजी कानूनों से अलग करना चाहते हैं। उन्होंने हिंदुओं का उदाहरण देते हुए कहा कि वे मनु और याज्ञवल्क की परंपराओं से मुक्त हो रहे हैं, तो मुसलमानों को भी जीवन के प्रति अलगाववादी दृष्टिकोण त्याग देना चाहिए। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा कि हिंदू संहिता में प्राचीन हिंदू कानूनों को तिलांजलि दे दी गई है क्योंकि उन्होंने समय के अनुरूप ढलना उचित समझा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर मुस्लिम समाज समान नागरिक संहिता का विरोध कर रहे हैं तो उन्होंने मुस्लिमों के लिए अलग इस्लामिक आपराधिक कानूनों की मांग क्यों नहीं की। और संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें आप लोग संविधान का पिता भी कहते हैं, इन्होंने मुस्लिम सदस्यों की आपत्तियों को खारिज किया। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम सदस्यों के तर्क सुनकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई क्योंकि देश में मानवीय संबंधों के लगभग सभी पहलुओं को अपने दायरे में समेटने वाली कानूनी संहिता है, और इनमें समान आपराधिक संहिता, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, व्यवहारिक रूप से समान नागरिक संहिता भी लागू शामिल है, और जिसमें केवल विवाह उत्तराधिकार के मुद्दे भी पर पेंच फंसा हुआ है। उन्होंने सभा को स्मरण कराया कि 1939 तक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत के मुसलमानों पर शरीयत कानून लागू नहीं होते थे। विरासत इत्यादि के मामले में हिंदू कानूनों का पालन करते थे। इसी प्रकार 1937 में शरीयत कानून पारित होने से पहले तक उत्तरी प्रांत, मध्य प्रांत, बॉम्बे प्रांत में भी मुस्लिम समुदाय विरासत से जुड़े कानून, हिंदू कानूनों का पालन करता रहा, तो मालाबार के मुसलमान हिंदू मात्र सत्तात्मक कानूनों का। और उन्होंने कहा कि इन आधारों पर मुस्लिम सदस्यों की आपत्तियां खारिज की जाती हैं। और इस प्रकार देखें तो 1947 में मजहबी आधार पर देश विभाजन के बावजूद मुस्लिम भारत में रह गए थे। बे भी के.एम. मुंशी जैसे विद्वान की दृष्टि में एक प्रकार के अलगाववादी सोच से प्रेरित थे। और आप देखिए उसी प्रकार का सोच वर्तमान में समान नागरिक संहिता का विरोध कर रहा है, और समान नागरिक संहिता के विरोध में तमाम को तर्क दिए जा रहे हैं। ऐसे में यदि भारत को उदार एवं लोकतांत्रिक समाज बने रहना है तो समान नागरिक संहिता के विरोध में मुस्लिम समाज की आपत्तियों को चुनौती देकर उनका प्रभावी प्रतिकार करना समय की आवश्यकता है। बहुसंख्यक समाज को भारत की पंथ निरपेक्षता, उदारता एवं लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए आगे आकर मुखर होना होगा, भले ही इसके चाहे जो परिणाम निकले। लेखक लोकतांत्रिक विषयों के विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं, इनका नाम है ए सूर्य प्रकाश, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। अब आप देखिए अगर ये लोग जो लोग विरोध कर रहे हैं इसका, तो वो आप देखिए महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं कि उन्हें अधिकार मत दीजिएगा, उन्हें वहां भी तो भेदभाव होगा। आप समझ रहे हैं, महिलाओं से भेदभाव भी तो होगा अगर समान नागरिक संहिता नहीं अपनाते हैं तो। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा, आप लोगों की राय मायने रखती है। आशंकित करता एक और आंदोलन, ये पता नहीं अपनी मांगों को लेकर दिल्ली आने पर अड़े विभिन्न किसान संगठन राजधानी में प्रवेश कर पाएंगे या नहीं, लेकिन यह आवश्यक कहा जा सकता है कि उनके दिल्ली कूच के चलते दिल्ली और आसपास के शहरों में यातायात बाधित होना शुरू हो गया है। यह पहली बार नहीं है जब दिल्ली को घेरने की तैयारी हो रही। इसके पहले 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली को घेरा गया था। पिछली बार भी कृषि कानून विरोधी आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ था, तब वह अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे जो बाद में भाजपा में चले गए। अक्टूबर 2020 में पंजाब के किसान संगठन रेल पटरियों पर कब्जा कर बैठे थे। इसके चलते पंजाब के उद्योगों को अच्छा खासा नुकसान हुआ था। फिर किसानों ने मोबाइल टावर तोड़ने शुरू कर दिए थे क्योंकि इन कानून को अंबानी अदानी कानून करा दिया गया था। करीब 1500 मोबाइल टावर क्षतिग्रस्त किए गए थे। फिर अमरिंदर सिंह ने किसान संगठनों को समझाया कि इसी कानून तो भारत सरकार ने बनाया है, इसलिए उन्हें दिल्ली जाना चाहिए, और वे नवंबर 2020 में दिल्ली की सीमाओं पर आ डटे। और किसान संगठनों का मनोबल तब और बढ़ा जब जनवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों की वैधानिक समीक्षा किए बगैर उनके अमल पर रोक लगा दी, और उसने इन कानूनों की समीक्षा के लिए एक समिति भी गठित कर दी। किसान संगठनों ने इस समिति को खारिज कर दिया और वे दिल्ली घेर कर बैठे रहे। इसी बीच 26 जनवरी को आई तो किसान संगठनों ने इस बहाने ट्रैक्टर रैली निकालने की घोषणा की। उन्हें भी अपने तरीके से गणतंत्र दिवस मनाने का अधिकार है, और ट्रैक्टर रैली को लेकर राकेश टिकैत खुलेआम धमकी दे चुके थे कि यदि किसी ने ट्रैक्टर रोके तो बक्कल उतार देंगे। इसका मतलब जो भी होता, लेकिन 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर पर सवार कथित किसानों ने सिंधु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली में घुसकर हिंसा का नंगा नाच किया। उन्हें लाल किले पर धावा बोल दिया। अनहोनी से बचने के लिए पुलिस ने संयम बरता, और लेकिन इसके बदले उन्हें पीटना पड़ा। इस पिटाई में कई पुलिस वाले घायल भी हुए। ये आप देखिए लेखक लिख रहे हैं पूरे शब्द। जो हमारा विचार रहता है वो तो हम अगर देना होता है तो अलग से दे देते हैं लास्ट में, ठीक है। लाल किले में देश को शर्मसार करने वाली हिंसा से कृषि कानून विरोधी आंदोलन बदनाम हुए। कुछ किसान संगठनों ने अपना आंदोलन वापस लिया, लेकिन अन्य संगठन धरने पर बैठे रहे और दिल्ली एनसीआर के लाखों लोगों को की नाक में दम किए। हरियाणा यूपी के लोगों को दिल्ली आने जाने में घंटों का समय जाया करना पड़ता
था, उनके समय और संसाधन की बर्बादी होती है। लेकिन किसान संगठन इस सबके सबसे बेपरवाह है। सरकार किसी कानूनों में संशोधन के लिए किसान नेताओं को वार्ता के लिए आमंत्रण देती रही, लेकिन वे इस पर अड़े रहे कि इन कानूनों को के खात्मे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। इसके चलते किसान नेताओं और मोदी सरकार के बीच 11 दौर की जो वार्ता हुई थी वह नाकाम रही। मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित समिति ने कृषि कानूनों पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी, लेकिन उसमें उसका संज्ञान ही नहीं लिया। उन्होंने अपनी ही समिति की रिपोर्ट को अनदेखा कर दिया। जब अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी में केंद्रीय मंत्री अजय टैनी की मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की कार से 4 किसान कुचलकर मर गए और इसके बाद भड़की हिंसा में 4 और लोग मारे गए, तो किसान आंदोलन फिर से गर्म उठा। आखिरकार नवंबर 2021 में गुरु पर्व के दिन प्रधानमंत्री ने यह कहते हुए कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की कि ये कानून अच्छे थे, छोटे किसानों की भलाई के लिए थे, लेकिन सरकार उनके लाभ समझाने में सफल नहीं रही। यह घोषणा किसानों के हितों की बलि लेने वाली है। तीनों कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा ने किसानों को उस स्थिति में धकेल दिया जहां वे पहले थे। ये कानून ठीक वैसे ही थे जैसे कांग्रेस ने 2019 में अपने घोषणा पत्र में बनाने का वादा किया था। और कृषि कानूनों की वापसी की प्रधानमंत्री की घोषणा के कुछ समय बाद किसान संगठन दिसंबर 2021 में इस आश्वासन के बाद ही लौटे कि आंदोलन के दौरान मरे किसानों की स्वजनों को मुआवजा दिया जाए, उन पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं। इसके अतिरिक्त एमएसपी पर कानून बनाने के लिए एक समिति गठित की जाए। क्या ये आश्वासन खोखले थे? सरकार को बताना चाहिए कि क्या उसने ये आश्वासन पूरे किए, यदि नहीं तो क्यों। इसी के साथ यह भी ठीक नहीं है कि कोई संगठन या संगठनों का समूह इस पर अड़ जाए कि वह जो भी मांगे कर रहा है उन्हें जस का तस मान लिया जाए। नया किसान आंदोलन चाहे जो करवट ले, इसे भूला नहीं जा सकता है कि पुराने किसान आंदोलन के चलते जगह जगह नाकाबंदी से हजारों करोड़ रुपए की बर्बादी हुई। इसके अलावा उस आंदोलन में बंगाल से शामिल होने आई एक युवती से आंदोलनकारियों ने ही टिकरी बॉर्डर पर दुष्कर्म किया। टिकरी बॉर्डर पर ही झज्जर के एक किसान को जिंदा जला दिया गया। सिंधु बॉर्डर पर पंजाब के युवक लखवीर सिंह को अंग भंग करके उसके शव को बैरिकेड पर लटका दिया गया। क्या कोई गारंटी लेने को तैयार है कि इस बार ऐसा कुछ होने के साथ लाल किले जैसी हिंसा नहीं होगी? पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन यह ठीक नहीं है कि लोगों को अव्यवस्था अराजकता से बचाने के लिए दिल्ली की किलेबंदी करनी पड़ती। लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर है, इनका नाम है राजीव सचान। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। और मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं भाई। कुछ आप देखते हैं कि गलत भी होते हैं, कुछ अच्छे भी उनके वैलिड पॉइंट होते हैं। आप देखिए एमएसपी पर कानून, ये आप देखिए कि जब ये विपक्ष में थे ना, अभी जो सत्ता पक्ष है वो भी ये बात को स्वीकारती थी कि एमएसपी पर कानून बनना चाहिए। अब आप देखिए जैसे ये तो कई लोगों ने कहा, कई जो कृषि क्षेत्र से जुड़े रहे उन लोगों ने भी कहा कि 3 केसों कानून लाए गए थे, तो जो किसान संगठन है उनसे पूछ लेना चाहिए था, उन्हें भरोसे में ले लेना चाहिए था। और अभी तक आपने देखा होगा ट्रक ड्राइवरों के लिए एक कानून आया हुआ था ना, उसके बाद देश भर में विरोध किया। उसे भी आप देखते हैं कि सरकार को करना पड़ा कि जब तक आप लोगों से बैठ के बातें नहीं कर लेंगे तब तक ये कानून नहीं लाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप कानून ले आ रहे तो आप संगठनों से पूछ लीजिए, उनकी सलाह ले लीजिए, सुझाव ले लीजिए, उसके बाद विरोध का खत्म हो जाएगा जरूर। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है। और ये आप देखेंगे विद्या की शक्ति, बसंत पंचमी की मान्यता ज्ञान और विद्या की देवी सरस्वती की कृपा पाने के पर्व के रूप में है। यह तिथि निर्धारित करते समय मनीषियों ने मनुष्य को पंच ज्ञानेंद्रियों पर विशेष ध्यान दिया, क्योंकि मनुष्य की दृष्टि, दमन, शब्द, स्वाद और स्पर्श के लिए आंख, कान, नासिका, जीवा, त्वचा ज्ञानेंद्रियां ही उनके मन और बुद्धि को प्रभावित करती हैं। इन 5 ज्ञानेंद्रियों पर माँ सरस्वती की कृपा रहे, बुद्धि विवेक जागृत रहे, ताकि वह सकारात्मक जीवन व्यतीत कर सके। सरस्वती शब्द की उत्पत्ति ही संस्कृत के तरह धातु के सरस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ प्रवाहमान है। इस दृष्टि से इसका अर्थ सरोवर होता है। मनुष्य की शरीर में भी सरोवर जैसा ही है। शरीर में लगभग 71% जल तत्व है और इन्हें जल तत्वों में कई जीवाणु वैसे ही पलते हैं जैसे सरोवर में। शरीर रूपी सरोवर में पवित्रता रहने से ही बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है। इसमें कमी आने पर मानसिक उलझन होती है। माघ संधि काल का समय, शीत ही लहरें कम होने लगती हैं। भगवान भास्कर पुनः नजदीक आने लगते हैं। बसंत पंचमी तिथि में भी माघ माह के गुप्त नवरात्र के बीच आते हैं। इसका अर्थ एकदम स्पष्ट है कि मनुष्य प्रकृति में व्याप्त गुप्त क्षमताओं का अवगाहन कर सुयोग्य हो सके। माँ सरस्वती के हाथ में पुस्तक ज्ञान का प्रतीक है, तो माला निरंतर साधना का सूचक, यह साधना ही माला है। 2 हाथों में बीणा के रूप में मनुष्य के उल्टे स्वरूप, यानी कि शीश नीचे पैर ऊपर की तरह है। मनुष्य ब्रह्मा आकर्षणों का उल्टा कर दे तो अंतर जगत की शक्तियों का अधिष्ठाता है, स्वयं में हो जाएगा। बीना में 7 तार ज्ञानेंद्रियों के सप्त द्वार हैं। माँ सरस्वती श्वेत वस्त्र पहनती हैं तो सात्विकता का प्रतीक है, जबकि आसन का पीला वस्त्र ज्ञान का प्रतीक। ज्ञान ही सबसे बड़ा वरदान है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है। मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि किसी भी मुद्दे पर आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं किसी सब्जेक्ट पर, तो आप लोगों को न्यूट्रल रहना है, आपको एक तरफा नहीं भागना है। ये बात आप लोग जान लीजिएगा।
अगर आप सोचिए कि अभी वर्तमान सरकार है, इसके अगर पॉजिटिव पॉइंट हैं तो नेगेटिव पॉइंट भी आपको देखने को मिल जाएंगे अगर आप न्यूट्रल होकर देखें। आप पुरानी सरकार के देखेंगे, उसके भी पॉजिटिव पॉइंट होंगे, कुछ नेगेटिव पॉइंट होंगे। जैसे आरक्षण का मुद्दा है, अब आप देखिए बहुत सारे लोग मिलेंगे आप लोगों को जो एक तरफा इसे खारिज कर देते हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं आरक्षण होना चाहिए। नहीं, आप लोगों का बीच का रास्ता अपनाना चाहिए कि अगर अच्छा होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो आपके पास आंकड़े हो, आपके पास फैक्ट हो, तर्क हो। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। फिर दिल्ली कूच, आम चुनाव के पहले पंजाब से शुरू हुआ किसान आंदोलन कई सवाल खड़े करता है। 4 साल पहले ही भी 3 कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन मुख्यतः पंजाब से ही शुरू हुआ था। बाद में उसने हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान संगठन भी शामिल हो गए। यह समझना कठिन है कि जो किसान देश में सबसे समृद्ध माने जाते हैं और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का सबसे अधिक लाभ उठाते हैं, वो बार बार आंदोलन का सहारा क्यों लेते हैं। इस सवाल के साथ इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि 4 वर्ष पहले पंजाब के किसान संगठनों को आंदोलन करने में कांग्रेस के तत्कालीन अमरिंदर सिंह सरकार की प्रमुख भूमिका थी। इस बार किसान संगठनों के आंदोलन का कांग्रेस भी खुलकर समर्थन कर रही है। पंजाब एवं दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी भी। यह तथ्य तय है कि आने वाले दिनों में अन्य विपक्षी दलों भी इस किसान संगठनों के पक्ष में खड़े नजर आएंगे, क्योंकि चुनाव के इस मौके पर हर दल खुद को किसान हितैषी दिखाना चाहेगा। किसानों की अपनी कुछ समस्याएं हो सकती हैं और हैं भी ये, लेकिन आखिर जब सरकार बातचीत के जरिए उनका समाधान निकालने को तैयार है तो फिर दिल्ली चलो अभियान पर जोर देने का क्या उचित है। यह मानने के अच्छे भले कारण है कि केंद्र सरकार के मंत्रियों पंजाब के किसान नेताओं के बीच वार्ता इसलिए किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी क्योंकि किसान संगठनों का इरादा दिल्ली कूच करने का अधिक था। शायद इसलिए उन्होंने जानबूझकर ऐसी भी मांगे रखी जिन्हें किसी भी सरकार के लिए मानना संभव नहीं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाले कानून के साथ किसान संगठनों की यह भी मांग कर रहे हैं कि 60 वर्ष की आयु के बाद हर किसान को प्रति माह 10,000 रुपये की पेंशन दी जाए। और आखिर इस तरह की मांग करने वाले कोई भी संगठन, किसान संगठन, ये दावा कैसे कर सकता है कि वह अपनी जायज मांगों के लिए आंदोलनरत है। किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए किया जा रहे उपायों का पर प्रश्न खड़े करना बहुत आसान है, लेकिन क्या कोई इसे भूल सकता है कि किसी कानून विरोध आंदोलन के दौरान इस तरह लाल किले में भीषण हिंसा की गई थी और राजमार्गों पर कब्जा कर दिल्ली एनसीआर के लोगों की जीवनचर्या को कितनी बुरी तरह बाधित किया गया था। क्या कोई किसान संगठन या उसके समर्थन में खड़े दल यह भरोसा दिलाने को तैयार है इस बार वह सब नहीं किया जाएगा जो पहले किया गया था। निसंदेह कुछ प्रश्नों के जवाब केंद्र सरकार को भी देने होंगे और सबसे प्रमुख प्रश्न यह है कि 3 कृषि कानून वापस लेने के बाद किसान संगठनों ने जो वादे किए गए थे उन्हें पूरा करने की दिशा में क्या किया गया है, और वो वादे अगर पूरे हो जाते तो शायद इतने किसान तो ना आते। जैसे कृषि मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बन जाता, उन पर जो एक तरह से केस दर्ज हुए थे वो वापसी हो जाते। आप सोचिए बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते थे। इसमें आप देखते हैं कि सरकार भी कुछ ढुलमुल रवैया अपनाती रही। फिर आप देखते हैं मानसिकता पर सवाल। जनहित सरकार में कई योजनाएं बनाती हैं, इन्हें धरातल पर उतारने का दायित्व अधिकारियों और कर्मचारियों पर होता है। इन्हें जनता सरकार के बीच कड़ी भी माना जाता है। पारदर्शी प्रशासन हर सरकार का प्रयास रहता है। सरकार ने लोगों को कई विकल्प भी दिए हैं। यदि कहीं पर किसी तरह की अव्यवस्था हो तो शिकायत की जा सकती। कर्मचारियों और अधिकारियों को यथासंभव वेतन तथा अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। इसके बावजूद भ्रष्टाचार के मामले सामने आना है उनकी मानसिकता पर सवाल खड़े करता है। यदि कोई व्यक्ति मांग पूरी नहीं करता है तो उसका काम लटकाया जाता है और उनकी सरकार से सभी की कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठते हैं। कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश की मंडी जिला में पटवारी पर आपदा राहत राशि जारी करने के वजह 50,000 रिश्वत लेने और 50,000 रुपये की मांग करने का आरोप लगा था। और सोमवार को ऊना जिला की टहलावील नगर पंचायत के क्लर्क को विजिलेंस ब्यूरो ने 6,000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। आरोप है कि क्लर्क ने ठेकेदार से बिल की राशि जारी करने की एक एवज में मांगे थे। उधर बिलासपुर स्थित एम्स में सफाई कर्मचारी की नियुक्ति के लिए स्टोर कीपर पर लोगों ने से 40,000 रुपये लिए जाने का आरोप लगा है। प्रश्न यह है कि जब काम के बदले वेतन दिया जाता है तो कुछ रुपये के लिए घटिया कार्य क्यों किया जाता है। होना तो यह चाहिए कि कार्य को ईमानदारी से किया जाए। यदि किसी कमी के कारण किसी व्यक्ति का कार्य बाधित हो रहा है तो उसे हल करवाया जाना चाहिए। लोगों को यह भी जागरूक होकर ऐसे लोगों की शिकायत तत्काल संबंधित पक्षों से की जानी चाहिए। बनारस का अनोखा भारत माता मंदिर, ये भी देख लीजिए। बनारस का भारत माता मंदिर अपने तरह का एक विशिष्ट मंदिर है। यहाँ किसी भी धार्मिक देवी देवताओं की मूर्ति नहीं है, फिर भी इसकी ख्याति एक मंदिर के रूप में है। इसकी वजह है कि पहली बार इस मंदिर में भारत माता की छवि को ठोस रूप देने के लिए गर्भगृह में अविभाजित अखंड भारत का भू मानचित्र बनाया गया है। इसमें नदियों, पर्वतों, मैदानी भागों को भी दर्शाया गया है। यह मानचित्र केंद्रीय कक्ष की फर्श पर मकराना की संगमरमर में खुदी हुई है। मानचित्र को बनाने में संगमरमर के 750 से भी अधिक वर्गाकार टुकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। इसे 30 मूर्तिकारों और 25 राजमिस्त्रियों ने मिलकर बनाया है। भारत माता मंदिर की स्थापना की कल्पना देश में सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी बाबू शिव प्रसाद गुप्त
1883 से आप देखिए 1944 तक इनका समय रहा। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी के यहाँ पर डॉक्टर भगवान दास के साथ उन्होंने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी। इसी विश्वविद्यालय के परिसर में भारत माता का मंदिर अवस्थित है। यह एक राष्ट्रीय विरासत स्मारक है। यह एक ऐसा मंदिर है जिसके प्रांगण में प्रवेश के साथ ही देशभक्ति की भावनाएं जोर मारने लगती हैं। मंदिर की छत पर लहराता तिरंगा झंडा जहां हर देशवासी को गर्वित करता है, वहीं मंदिर के मुख्य द्वार में प्रवेश के साथ ही दीवार पर बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आगंतुकों में राष्ट्रीयता का संचार करता है। एक स्तंभ पर भारत माता की तस्वीर बनी है। गर्भगृह में बनी भारत माता की मानचित्र के रूप में उनकी मूर्ति स्थापित है। यह देश का इकलौता मंदिर है जहां केवल भारत माता की आराधना होती है और देश के विभिन्न हिस्सों और विदेश से आने वाले सैलानियों के लिए यह मंदिर आकर्षण का केंद्र है। चूंकि इस मंदिर में भारत माता की मानचित्र के रूप में उनकी प्रतीकात्मक मूर्ति स्थापित है, इसलिए प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस पर भू मानचित्र में दिखाए गए जलाशयों में पानी भरा जाता है तथा मैदानी इलाकों को फूलों से सजाया जाता है। शिव प्रसाद गुप्त ने बनारस में इस भारत माता मंदिर के शिलान्यास भगवान दास के हाथों से 1918 में करवाया था। वर्ष 1936 में इसका उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया था। भारत में पहली बार उभारदार मानचित्र को प्रस्तुत करने का श्रेय शिव बाबू को ही जाता है। भारत माता मंदिर शिव बाबू की देशवासियों को एक ऐसी देन है जिसके लिए पूरा देश उनका सदियों तक सुख गुजार रहेगा। किसी मंदिर के गर्भगृह में भारत माता को स्थान देना भारतीयों का भारत माता के प्रति लगाव को परिलक्षित करता है। ये आप देखिए कॉलम रहते हैं, देख लिया करिएगा। मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं कि मेरे अगर कोई बात मेरी अच्छी नहीं लगती, आप लोगों को किसी मुद्दे पर आप मुझसे सहमत नहीं है, तो आप मेरा भी विरोध करिए, लेकिन आपके पास तर्क होना चाहिए। एक कहते हैं कि बहुत ऊंची बात हो जाती है जब कोई व्यक्ति अपने ही तर्कों से काटे और नए तर्क दे दे। समझ रहे हैं आप लोग? आप लोगों ने देखा होगा, वो लोग होते हैं जो कह देते हैं कि एक काम है तो बुरा है। उनसे पूछिए क्यों बुरा है, वो कहेंगे हमें पता नहीं है। तो वो मत बनिए। अगर आप किसी को बुरा ठहरा रहे हैं तो आपके पास उसके लिए तर्क होना चाहिए कि इन कारण से। समझ रहे हैं आप लोग? ये याद रखिएगा। भारत ऊर्जा सप्ताह, ऊर्जा सुरक्षा से ही विकसित बनेगा भारत। ये आर्टिकल भी आप लोगों के लिए अच्छा है। तो आप देखेंगे कि भारत समेत वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में इन दिनों तेजी से बदलाव हो रहे हैं और भारत इस दशक के अंत तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश में ऊर्जा की मांग और आपूर्ति को टिकाऊ बनाना होगा और इसे देखते हुए देश जीवाश्म ईंधन के नवीकरणीय विकल्पों से ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल कर रहा है। इसी कड़ी में गत 6 से 9 फरवरी तक गोवा में आयोजित भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 के दूसरे संस्करण में भारत के ऊर्जा विविधीकरण को दुनिया ने देखा है। 17 देशों के ऊर्जा मंत्रियों की मौजूदगी में भारत ने जहां 67 अरब डॉलर से जुड़े निवेश के अवसर पेश किए हैं, वहीं अपनी ऊर्जा नवाचार क्षमता से भी विश्व जगत का ध्यान आकर्षित किया है। रोस ने नेफ्ट, सऊदी अरब की अरामको, कतर गैस, सेवरान जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत की इस ऊर्जामयी यात्रा में अभी भागीदार हैं। भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान एशियाई देशों के ऊर्जा मंत्रियों का 9वां सम्मेलन भी आयोजित किया गया है और उस सम्मेलन में इंटरनेशनल एनर्जी फोरम के सदस्य देशों ने कार्बन कैप्चर, स्टोरेज और हाइड्रोजन तकनीक की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर दिया है। और आप देखते हैं कि उम्मीद है कि ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े 35,000 वैश्विक प्रतिनिधियों की मौजूदगी में संपन्न हुआ भारत ऊर्जा सप्ताह देश की ऊर्जा आवश्यकता पूरी करने का एक अहम मंच साबित होगा और ऊर्जा तकनीक का अगुवा बनता भारत। तो भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान कई दिग्गज कंपनियों ने अपने नवाचार प्रस्तुत किए। भारतीय तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने मेक इन इंडिया के अंतर्गत स्वदेशी अल्कलाइन क्षारीय इलेक्ट्रोलाइजर पेश किया है। यह दुनिया में सबसे सस्ता और लागत सक्षम इलेक्ट्रोलाइजर है। भाभा परमाणु शोध संस्थान के सहयोग से इसका प्रोटोटाइप मॉडल तैयार कर लिया गया है। यह क्षारीय जल का उपयोग करता है और इसमें इलेक्ट्रोसिस के माध्यम से क्षारीय जल से हाइड्रोजन पैदा किया जाता है। यह तकनीक क्षारीय वातावरण में हाइड्रोजन सेल की दक्षता को बढ़ाती है और इस प्रौद्योगिकी से उद्योगों के जरिए बड़े पैमाने पर हरित हाइड्रोजन का उत्पादन संभव है। भारत ने वर्ष 2030 तक 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा है। 2030 तक 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा है भारत ने। नवाचार से टलेंगे ऊर्जा परियोजनाओं में हाथ से। तो भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज तेल एवं गैस कंपनी ONGC द्वारा तैयार समुद्री सर्वाइवल
सेंटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। समुद्र में तेल एवं गैस परियोजनाएं सबसे जटिल अवसंरचना होती है। समुद्र में तेल और गैस उत्खनन तथा परिशोधन के दौरान जोखिम का स्तर बहुत अधिक होता है और यह मानव निर्मित हादसों के अलावा चक्रवात और मौसम में बदलाव का खतरा बना रहता है। ऐसे में मानव जनित तथा प्राकृतिक हादसों का प्रभाव कम करने के लिए ओएनजीसी ने समुद्र सर्वाइवल सेंटर स्थापित किया है और इससे तेल एवं गैस के उत्खनन में लगे मानव संसाधनों को समुद्र में उच्च स्तरीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी। और इसके लिए आप देखेंगे इसके लिए विश्व स्तरीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। अक्सर समुद्र में चक्रवात एवं तेज हवाओं से हेलीकॉप्टर क्रैश की घटनाएं सामने आती हैं। ऐसी स्थिति में लोगों को बचाने के लिए समुद्र सर्वाइवल सेंटर काम का आएगा। इससे संवेदनशील ऊर्जा परियोजनाओं में कार्यरत मानव संसाधन में आत्मविश्वास का संचार होगा। यह केंद्र हर साल 15,000 लोगों को प्रशिक्षण प्रदान कर सकता है। इससे भारत की दक्षिण एशियाई देशों के साथ द्विपक्षीय ऊर्जा साझेदारी भी मजबूत होगी। उल्लेखनीय है कि देश में तेल और गैस का 70% उत्खनन अपतटीय होता है। नई ऊर्जा साझेदारियों को प्रोत्साहन, तो वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा देश में बुनियादी ढांचे के निर्माण पर खर्च किए जा रहे 11 लाख करोड़ रुपए का एक बड़ा हिस्सा ऊर्जा क्षेत्र को जा रहा है और भारत की मौजूदा आर्थिक विकास दर 7.5% से अधिक है। इसे और गति देने के लिए आगे हमें ऊर्जा क्षेत्र में नई साझेदारियां करनी होगी। भारत ऊर्जा सप्ताह की एक बड़ी उपलब्धि कतर एनर्जी जैसी कंपनियों के साथ अगले 20 सालों के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG के आयात के लिए $78 अरब का समझौता हुआ। भारत की सबसे बड़ी LNG आयातक कंपनी पेट्रोनेट लिमिटेड ने देश में बिजली उर्वरक और CNG की मांग की पूर्ति के लिए कतर से प्रतिवर्ष 75 लाख टन गैस खरीदने का समझौता किया है और आशा है कि भारत को गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाने में कतर के साथ यह द्विपक्षीय साझेदारी मील का पत्थर साबित होगी। खास बात यह है कि इस समझौते से भारत को वर्तमान भाव पर $0.8 प्रति 10 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट की बचत होगी और इससे 2048 तक भारत को $6 अरब का लाभ होगा और इससे भारत को होने वाले LNG आयात में कतर की हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 35% हो जाएगी। प्राकृतिक गैस के आयात को लेकर दोनों देशों के बीच पहली बार 31 जुलाई 1999 को समझौता हुआ था। यह 2028 तक के लिए था। कतर के साथ 2028 से लागू होने वाला नया LNG समझौता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि खाड़ी देश कतर अमेरिका के बाद LNG का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। निर्यात का मतलब होता है आप कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है खरीद रहे हैं, आयात कर रहे हैं। कतर की सरकारी ऊर्जा कंपनी ने LNG उत्पादन की क्षमता को 2027 तक 7.7 करोड़ टन से बढ़ाकर 12.6 करोड़ टन प्रतिवर्ष करने की योजना बनाई है और हमारी ऊर्जा की जरूरतों में अभी भी प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 6% है। इस दशक के अंत तक 15% के स्तर पर ले जाने के लक्ष्य है और केंद्र सरकार देश की रिफाइनरी क्षमता को 25.4 करोड़ टन वार्षिक से बढ़ाकर 45 करोड़ टन करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत अब अपनी तेल जरूरतों के लिए सिर्फ खाड़ी के देशों पर ही निर्भर नहीं है। भारत ने तेल एवं प्राकृतिक गैस की खरीद में लागत और घरेलू हितों को वरीयता दी है। पिछले वर्ष भारत ने अब सबसे अधिक कच्चे तेल की खरीदारी रूस से की थी और एक रिपोर्ट के मुताबिक देश अपनी पुरानी सहयोगी रूस से प्रतिदिन 16.6 लाख बैरल कच्चे तेल की खरीद कर रहा है। इससे पहले 2022 में यह आंकड़ा 6.51 लाख बैरल प्रतिदिन था। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद को न सिर्फ बड़ा केंद्र बना है बल्कि यूरोप को सस्ती दरों पर परिशोधित पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात कर ऊर्जा क्षेत्र के बड़े बाजार के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है और इससे एक और पेट्रोलियम क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। वहीं ओपेक देशों के दबाव से भी हमें मुक्ति मिल रही है। अप्रैल से दिसंबर 2023 तक भारत को कच्चे तेल के आयात में ओपेक देशों की हिस्सेदारी लगभग 50% के स्तर पर आ गई है, जबकि इससे पहले यह 65% के स्तर पर थी। भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात के अवसर भी यूरोपीय साझेदारों के समक्ष प्रदर्शित किए गए। ओपेक की अगर हम लोग बात करें ना तो इसकी स्थापना सितंबर 1960 में हुई थी। वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन की बात हो रही है, जरूर याद रखिएगा। ऊर्जा विविधीकरण की सुगम होती रहा है। ये आप देखिए, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। तरलीकृत प्राकृतिक गैस के हम चौथे बड़े निर्यातक हैं और देश में प्राथमिक ऊर्जा मांग वर्ष 2050 तक दोगुनी हो जाएगी। देश में पिछले 5 साल में अक्षय ऊर्जा का उत्पादन 162% बढ़ा है। हमारी ऊर्जा जरूरतों में 158.12 गीगावाट लगभग 40% हिस्सेदारी नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की है
और 2035 तक इसे 450 गीगावाट के स्तर पर ले जाना है। और ऐसे में सौर ऊर्जा के साथ ही हमें ग्रीन हाइड्रोजन, एथेनॉल और कचरे से ऊर्जा बनाने वाली परियोजनाओं में अधिक निवेश करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक अगले कुछ वर्षों में भारत एथेनॉल बाजार में कनाडा और चीन को पीछे छोड़कर अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। एथेनॉल मिश्रित E20 ईंधन 9,700 रिटेल केंद्रों पर मिल रहा है। भारत ने 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य तय किया हुआ है, ऊर्जा सुरक्षा के साथ बिना अड़चन के हासिल किया जा सके। ऐसे में ऊर्जा विविधीकरण की नीति सबसे कारगर होगी। यही वजह है कि भारत तेल, प्राकृतिक गैस तथा कोयला जैसे जीवाश्म ईंधन के साथ ही अक्षय ऊर्जा से जुड़ी तकनीक और अवसंरचना के विकास पर भी जोर दे रहा है। भारत ऊर्जा सप्ताह में भारतीय कंपनियों द्वारा ऊर्जा भंडार, सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहन, स्मार्ट ग्रिड, आधुनिक कोयला और कार्बन भंडारण तकनीक से जुड़े नवाचार पेश किए गए हैं। भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन द्वारा भारत बैटरी आपूर्ति श्रृंखला परिषद का गठन पहले ही किया जा चुका है। आधुनिक रसायन सेल के निर्माण को प्रोत्साहन करने के लिए इसे उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना से सम्मिलित किया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा के सीमित स्रोत सौर ऊर्जा की क्षमता को पहचानते हुए प्रधानमंत्री ने गत दिनों PM सूर्योदय योजना की घोषणा की है। इससे 1 करोड़ परिवार ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होंगे। घरों में बनने वाली अतिरिक्त सौर ऊर्जा को ग्रिड तक पहुंचाने का काम भी हो रहा है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में देश का पहला ऑन ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र बनकर तैयार है। यह बैटरी ऊर्जा भंडारण क्षमता पर आधारित है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की मदद से तैयार सौर बिजली को सीधे परंपरागत ग्रिड में पहुंचाया जा सकता है। इस प्रणाली में फोटोवोल्टिक पैनल, इन्वर्टर, विद्युत केबल एवं और ग्रिड कनेक्शन का उपयोग होता है। इससे तैयार बिजली अधिशेष होने पर संग्रहित की जा सकती है और इससे किसान और साधारण उपभोक्ता और सौर ऊर्जा के लिए प्रेरित होंगे। अच्छा कॉलम है ये, आप देखिए, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, यूँ तो प्रेम बाबू खरी खरी तंज कसा जाता है। आप लोग देख लीजिएगा, क्या कोई बीच का रास्ता नहीं बचा। ये आप देखिए कहाँ की बात हो रही है, जो बातचीत से निकलेगा कृषि का समाधान। इस सोमवार को रात 11:30 बजे तक जब पंजाब के कुछ किसान संगठन केंद्रीय मंत्रियों की बातचीत चलती रही तो लगा कि आज कोई ना कोई फैसला जरूर होकर ही रहेगा। एक बात और आपको बता दूं, देखिए, एक बार किसी आंदोलन पर अच्छे से किसानों की जो मांगे हैं उस पर विचार कर लीजिए और आर्टिकल पढ़ लीजिए, क्योंकि आंदोलन चलेगा तो आप देखते हैं कि डेली आपको आर्टिकल देखने को मिलेंगे इसमें, तो डेली आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है। और लगा कि 23 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP की गारंटी के लिए कानून बनाने का मामला हो या किसानों के लिए भी पेंशन योजना लाने या फिर उन पर चढ़े कर्ज को माफ करने का विषय हो, इन सभी मुद्दों पर कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालकर दोनों पक्ष सहमत बन जाएंगे। इंटेलिजेंस के कुछ कर्मचारी तो यह भी कहते रहे कि चूंकि बैठक लंबी चल रही है इसलिए सहमति बनती दिख रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो किसान बैठक का बहिष्कार करके बाहर आ गए होते। लेकिन तब 5:30 घंटे बाद बैठक किसी नतीजे पर पहुंचे बिना ही समाप्त हो गई तो पता चला कि कोई भी पक्ष अपने रुख से टस से मस होने को राजी नहीं होता है। बैठक में मौजूद कुछ अधिकारियों का कहना है कि दरअसल दोनों पक्ष एक दूसरे के पाले में गेंद डालना चाहते थे। केंद्रीय मंत्री चाहते थे कि किसान संगठन बैठक का बहिष्कार करके चले जाएं। दूसरी ओर किसान संगठन चाहते थे कि अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी एवं अन्य मांगों को केंद्र सरकार की कोई कमेटी बनाना चाहती है तो उसे कम से कम यह लिखित में आश्वासन दे कि वह कमेटी MSP की गारंटी पर बिल लाने संबंधी काम करेगी। और यह सवाल यह भी कि क्या इस गतिरोध को खत्म करने के लिए बीच का कोई रास्ता हो सकता था। फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए कानून की मांग कर रहे किसान संगठन पंजाब के, मालूम हो कि पंजाब में पहले से ही 2 फसलों गेहूं और धान पर MSP लागू है, साथ ही खरीद की गारंटी भी है, जबकि 2 अन्य फसलों गन्ना और कपास न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम में बिकते हैं। 5वीं फसल सरसों की है और यह भी पिछले कुछ वर्षों से न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक में बिक रही है। केवल मक्का की फसल ही न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर बिक रही है। पंजाब के किसानों ने दालों की खेती करनी अब बंद कर दी। इसी तरह हरियाणा ने भी 14 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर रखा है। वहां अगर इससे कम मूल्य पर फसलें बिकती हैं तो राज्य सरकार भावांतर योजना से उस कमी को पूरी कर देती है। सवाल यह है कि देश में वे किसान जिन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता है, वे केंद्र सरकार से इसकी मांग क्यों नहीं करते हैं। तो बहुत सारे किसान तो आप देखते हैं कि जागरूक भी नहीं है। अभी बुंदेलखंड क्षेत्र में चले जाइए आप लोग, आप देखेंगे सरकारी खरीद से उनकी फसल कम पर बिकती है, लेकिन उन्हें आसानी होती है कि घर से ही आप देखते हैं कि बिचौलिए ले जाते हैं, कम रेट भली देते हैं, उन्हें टाइम से उन्हें ऋण दे देते हैं। वैसे सभी फसलों पर किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देना कोई मुश्किल काम नहीं है। कर्नाटक के किसान आयोग ने साल
14 में इसकी राय दिखाई थी। वहां के किसान आयोग ने राज्य की मंडियों में बिकने वाली फसल पर 1.5% टैक्स लगाकर एक कोष बनाया था। उसने अपने राज्य के सभी किसानों से यह कर रखा था कि वे जब भी अपनी फसल बेचने के लिए मंडियों में ले जाएंगे तो पोर्टल पर उनकी रेट जरूर जांच लें। अगर उन्हें खुले बाजार में अपनी फसल की कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज़्यादा मिल रही है तो वे व्यापारियों को बेच दें। अगर वह कम दाम मिल रहा है तो राज्य सरकार उनकी सभी फसल खरीदेगी। दरअसल कर्नाटक सरकार ने फसलों को खरीद कर उन्हें अपने विभिन्न विभागों जैसे जेल, थाने, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, अस्पताल आदि में उपलब्ध कराती है। वहाँ सरकार की ओर से भोजन उपलब्ध भी होता है, करवाया जाता है। और इससे राज्य सरकार को किसानों से खरीदी गई फसलों को खपाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। यह मॉडल देश भर में लागू करने में क्या दिक्कत है? पंजाब में इस साल किन्नू जैसी फल की पैदावार बहुत ज़्यादा हुई। उचित दाम न मिलने के कारण किसान परेशान है। उन्होंने फजिल्का के बाजारों में किन्नू की ढेर लगा दी। और दूसरी ओर मिड डे मील और जैसे योजना में राज्य सरकार छात्रों को पंजाब का किन्नू देने के बजाय महाराष्ट्र एक केला खरीद कर दे रही है। अगर पंजाब में मिड डे मील में बच्चों को किन्नू दिया जाता तो किसानों को भी उसकी अच्छी कीमत मिल पाती। राज्य में सभी अभी 19 लाख बच्चे मिड डे में जो 1995 में आई थी ना योजना, पंजीकृत थे। इस प्रकार हर महीने लाखों के किन्नू बच्चों को मिल सकते थे। और इसी तरह फसलों के लिए भी योजना बनाई जा सकती है। जाहिर है कि अगर प्रतिबद्धता दिखाई जाए तो फसलों पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देना संभव नहीं है। देना संभव है, संभव नहीं है, संभव है। ये आप देख रहे हैं राजनीति का खेल है। महाराष्ट्र में आप देखते हैं कि अशोक चौहान ने भाजपा का दामन थाम लिया, कांग्रेस के लीडर थे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो उन्हीं पर लिखा जाए। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। इसकी PDF आपको एजुकेशन सर्कल जो टेलीग्राम चैनल है ना, वहाँ मिल जाएगी, तो पढ़ सकते हैं। आप आज़ाद हैं अपनी राय देने के लिए और अपनी राय जरूर दिया करिएगा। आप लोग हर क्लास में दिया करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।